हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी में आज हम देखेंगे कि एक आदर्श गैस के लिए Cp एंड Cv में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन शिप बिटवीन Cp and Cv for an ideal gas, यानी कि एक आदर्श गैस के लिए Cp और Cv में क्या संबंध है। तो जैसे कि हम जानते हैं, लास्ट जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV is equal to CV delta T and is equal to delta U। चलिए अब एट कांस्टेंट प्रेशर QP is equal to CP delta T is equal to delta H। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv। तो वह कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट Pv इज इक्वल टू nRT, ये पता है हमको। चलिए तो आइडियल गैस के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 4 है 1 मोल, 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैसेस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। चलिए तो अब यहाँ पे डेल्टा PV को हम इसकी जगह PV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल है तो इसकी जगह हम ये RT लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, तो इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। ठीक है, R क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या ले लिया हमने, डेल्टा T। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट अप करते हैं, डेल्टा U की जगह ये और डेल्टा H की जगह। तो डेल्टा H की जगह क्या मिलेगा मुझे, Cp डेल्टा T, और इसकी जगह क्या मिलेगा मुझे, Cp डेल्टा Cv डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। तो इसमें से डेल्टा T कॉमन है सभी में, तो वो हम निकाल लें, तो वो क्रॉस हो जाएगा। तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो ये रिलेशन होता है, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन Cp माइनस Cv। तो ये क्लियर हो गया है हमारा। चलिए अब डेल्टा U और डेल्टा H का मेजरिंग कैसे होगा, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा U एंड डेल्टा H। तो वी कैन मेजर एनर्जी चेंजेस associated with chemical or physical process by an experimental technique called calorimeter। क्या कहलाता है वो, कैलोरीमीटरी। तो रासायनिक और भौतिक प्रक्रमों से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन को जिस प्रायोगिक टेक्निक के द्वारा नापा जाता है उसे क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर, यानी कि कैलोरी मीटर।
से हम इसको नापा जा सकता है। तो कैलोरीमीटी वो क्या है, तो उसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। तो जो चित्र है वो मैं बताना चाहूँगी पहले, और उसके लिए जो उपकरण रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का मापन जिससे किया जाता है वो क्या, उस उपकरण को हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब कैलोरी मीटर, यानी कि बम कैलोरी मीटर कहते हैं। ये बम कैलोरी मीटर कैसा होता है इसका चित्र बताना चाहूँगी मैं, इसको अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये जो बुक में बताया है, चित्र की बात करें हम, ये चित्र दिखाई दे रहा है सबको। चलिए, तो इस चित्र में ये एक स्टील का पात्र है बना हुआ, स्टील का कंटेनर है जो बाहर वाला दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पे स्टील के इस कंटेनर में बम कैलोरीमीटर को डुबाया जाता है। तो ये बम कैलोरीमीटर ये दिख रहा है हमको, ये बम कैलोरीमीटर है। इसके स्टील बम में ऑक्सीजन प्रवाहित कर ज्वलनशील प्रतिदर्श सैंपल को जलाया जाता है। तो यहाँ पे हम ये ऑक्सीजन प्रवाहित कर रहे हैं, और ऑक्सीजन प्रवाहित करके ये यहाँ पे हमने जो ये लिया है, इसमें क्या लिया है, यहाँ पे जो पदार्थ है जिसका हमें दहन करना है वो पदार्थ की तुली हुई मात्रा को हमने लिया है यहाँ पे। तो कैलोरीमीटर क्या है समझ में आ गया है। तो हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड इन बम कैलोरीमीटर एंड स्टिल वेसल इज इमर्स्ड इन ए वाटर बाथ। तो ये बाहर का जो है इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बाथ। और बम कैलोरीमीटर कौन सा है, ये है हमारा। The whole device is called calorimeter and the still vessel is immersed in the water bath। ये जो हमारा स्टील का पात्र है इसको हमने क्या करा है, इस वाटर बाथ के अंदर रख दिया है। And the still vessel is immersed in a water bath to ensure that no heat is lost to the surrounding। तो हम यहाँ पे इंश्योर हो जाते हैं, यानी कि निश्चित हो जाते हैं कि यहाँ से हीट किसी भी तरह से बाहर नहीं जा रही है। A combustible substance is burned in pure dioxygen supplied in the still bum। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दे करके हम यहाँ पे इस स्टील बम के अंदर पदार्थ का क्या करते हैं, दहन करते हैं। Heat evolved during the reaction is transferred to the water around the bum। तो इसमें जो हीट उत्पन्न होती है वो हीट कहाँ चली जाती है, बाहर जो वाटर बाथ दिखाई दे रहा है उसमें ट्रांसफ़र होती है। और हीट ट्रांसफ़र होने के कारण क्या होगा, बम एंड इट्स टेम्परेचर इज मॉनिटर्ड। तो उसके कारण हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर को नोट करते हैं। ये थर्मामीटर हमने लगा रखा है यहाँ पे इस तरफ, और ये स्टेरिलाइजर है जो स्ट्रेनर क्या करता है, इसको हिलाने का काम करता है। चलिए, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको हम नोट करते हैं। सिंस द बम कैलोरीमीटर इज सील्ड एंड इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज। तो इसमें किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। सो द इट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी एक निश्चित ताप आयतन के ऊपर इसको नापा जाता है। नो, इसमें किसी भी प्रकार का कार्य भी नहीं होता है। और ये जो हीट ट्रांसफ़र होकर के टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है उसी के आधार पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, गणना करते हैं। और गणना करके हम इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को नापते हैं। तो ये बम कैलोरीमीटर समझ में आ गया है हमारी। चलिए, इसके बाद में डेल्टा एच का मापन जब हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ये देखते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी डन इन ए कैलोरीमीटर शोन। तो हमने ये एक फिगर में देख लिया है यहाँ पे। तो जब हीट ट्रांसफर नहीं होती है तो हीट चेंज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब हीट ट्रांसफर होती है कैलोरीमीटर में, तो वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूपी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। एंड दैट हीट एब्सॉर्ब और इवोल्व
QP at constant pressure is also called the heat of reaction और enthalpy of the reaction. तो इस तरह के जो एनर्जी परिवर्तन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं. तब इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है, हीट इज इवॉल्व एंड सिस्टम लूजेस हीट टू द सराउंडिंग. तो एक्सोथर्मिक में सिस्टम क्या करता है, हीट इवॉल्व करता है और कहाँ जाती है, वो सराउंडिंग में जाती है. देयरफॉर QP विल बी नेगेटिव. तो ऐसी कंडीशन में QP क्या होगा, QP इज नेगेटिव and delta H will also be negative. Similarly in endothermic reaction, endothermic में क्या होगा, एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, ऊष्मा शोषी. ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, हीट एब्सॉर्ब होती है और हीट एब्सॉर्ब होती है तो QP कैसा होगा, पॉजिटिव, और डेल्टा H भी क्या होगा, पॉजिटिव. चलिए ये हमारा क्लियर हो गया है. अब डिफरेंट टाइप का जो एंथैल्पी चेंज होता है उसके लिए हम अलग अलग डेफिनेशंस देखते हैं. तो सबसे पहले एंथैल्पी चेंज accompanying इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन एंथैल्पी. तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाला ऊर्जा परिवर्तन वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की एंथैल्पी कहलाती है. ठीक है. चलिए अब इसके बाद में अलग अलग एंथैल्पियों को देखते हैं. अभिक्रिया की एंथैल्पी हो गई है. इसके बाद में प्रावस्था रूपांतरण में एंथैल्पी परिवर्तन, यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. स्टैंडर्ड enthalpy of reaction. The standard enthalpy of reaction is the enthalpy change for a reaction when all the participating substance are in their standard state. इसका मतलब है कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया कि मानक एंथैल्पी वह एंथैल्पी होती है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ अपनी मानक अवस्थाओं में हो. तो किसी भी पदार्थ की मानक अवस्था किसी निर्दिष्ट ताप पर उसका वह शुद्ध रूप है जो 298 केल्विन एक बार पर पाया जाता है. अब स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है, तो द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies melting of 1 mole and the standard state of the substance at a specified temperature is its pure form at 1 bar. यानी किसी भी पदार्थ का एक मानक अवस्था वो ताप जिस पर वो शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, और जो ताप 298 केल्विन और 1 बार दाब पर पाया जाता है. तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या है वो हम समझ चुके हैं अच्छे से. चलिए इसके बाद में अब दूसरा देखते हैं हम, एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफर, फेज ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि प्रावस्था रूपांतरण. तो एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन. तो यानी कि उसकी प्रावस्था में क्या होता है, रूपांतरण. फेज यानी क्या होता है, प्रावस्था. प्रावस्था रूपांतरण में एंथैल्पी परिवर्तन. तो प्रति 1 मोल ठोस पदार्थ के गलन में होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन को पदार्थ की गलन एंथैल्पी कहते हैं या मोलर गलन एंथैल्पी कहते हैं. यानी कि ठोस से वो किस में हुआ, द्रव में.
ठोस से किस में हुआ है, द्रव में, यानी कि कोई क्या चीज हुई है, उसकी गलन। तो डेफिनेशन क्या है कि उसकी प्रति मोल ठोस पदार्थ के गलन में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन, पदार्थ की गलन एंथैल्पी डेल्टा फ्यूजन, गलन मतलब क्या होता है, फ्यूजन, फ्यूजन H कहलाता है। द एंथैल्पी चेंज that accompanies melting of 1 mole of solid substance in standard state is called standard enthalpy and which is represented by delta fusion H। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं वेपोराइजेशन एंथैल्पी, यानी कि वाष्पन एंथैल्पी। Enthalpy change. The amount of heat required to vaporize 1 mole of liquid, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, गैस में, तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया, वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन का मतलब होता है कि लिक्विड में से वो किस में परिवर्तित होगा, द्रव में। The amount of heat required to vaporize 1 mole of liquid at constant temperature, temperature is constant temperature and under the standard pressure, pressure standard pressure कौन सा होता है, 1 bar, is called its standard enthalpy, यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो वाष्पन की यह एंथैल्पी कहलाती है। तो किसी द्रव के एक मोल को स्थिर ताप और मानक दाब के ऊपर वाष्पीकृत करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उसकी वेपोराइजेशन एंथैल्पी यानी कि वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। तो वाष्पन एंथैल्पी हो गई हमारी। अब इसके बाद में देखते हैं हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन यानी क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। The standard enthalpy of sublimation is the change in enthalpy when 1 mole of solid substance sublimes at the constant temperature and under standard pressure 1 bar। तो constant temperature and standard pressure पर जब 1 मोल ठोस पदार्थ सब्लिमाइज होता है, ऊर्ध्वपातित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहते हैं। तो किसी ठोस के 1 मोल को स्थिर ताप और मानक दाब पर ऊर्ध्वपातन में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन उसकी मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहलाती है। तो ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। इसके बाद में आती है मानक विरचन एंथैल्पी। मानक विरचन एंथैल्पी यानी कि किसी यौगिक के 1 मोल को उसके ही तत्वों जो अपने सबसे अधिक स्थायी रूपों में लिए गए हो में से विरचित करने पर होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन उसकी मानक विरचन एंथैल्पी कहलाता है। तो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, the standard enthalpy change for the formation of 1 mole of compound from its elements is their most stable state of aggregation is called standard molar enthalpy। तो इसको हम किससे मेंशन करते हैं, डेल्टा FH, फॉर्मेशन इसलिए F लिया मैंने यहाँ पे। चलिए तो ये क्लियर हो गया हमारा। तो इस तरह से अलग अलग एंथैल्पीज का थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस भी देखते हैं इसमें।
तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आते हैं उसमें। चलिए अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा टॉपिक हैसेस लॉ। हैसेस लॉ यानी कि हैस का नियम। हैस का नियम क्या है इसको देखते हैं हम। तो इसके लिए इफ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reactions into which the overall reaction may be divided at the same temperature। तो हेस का नियम क्या है कि अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं के समान ताप पर मानक एंथैल्पियों का योग होती है जिसमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं मान लो एक पदार्थ ए है जो बी में परिवर्तित होता है, या तो वो ए से बी में सीधा हो जाता है, लेकिन कई बार वो पहले सी बनाता है, सी में से डी बनता है और डी में से बी बनता है। तो यहाँ ए से बी बनने में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन क्यू, या इसमें ए से सी बनने वाला Q1, ये Q2 और ये क्या होगा एंथैल्पी परिवर्तन Q3। तो होने वाला कुल एंथैल्पी परिवर्तन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। तो उसका क्या होगा, सम होगा। तो अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं के समान ताप पर मानक एंथैल्पियों का योग। तो ये मानक एंथैल्पियों का क्या होती है, योग होती है, जिसमें संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। तो ये हमारा हेस का नियम हो गया यहाँ पे। तो ये हमें समझ में आ गया। चलिए अब दहन एंथैल्पी, मानक दहन एंथैल्पी क्या होती है। तो दहन यानी क्या होता है, एक मोल पदार्थ को दहन करना यानी कि उसका जलाना। तो कंबशन करना यानी कि कंबशन कैसे होता है, व्हेन अंडरगोस कंबशन एंड ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर। जब वो किसी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होते हैं अपने स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, और उस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी दहन क्या, मानक दहन एंथैल्पी कहते हैं। चलिए इसके बाद में एटोमिजाइजेशन यानी कि एटम में परिवर्तित होना। एटोमिजाइजेशन यानी कि कणन एंथैल्पी। तो जब एक मोल कण बनने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, या एक मोल एटम बनने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, वो एटोमाइजेशन एंथैल्पी चेंजेस कहते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि एक मोल पदार्थ में बनने वाले बॉन्ड में जब परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है एंथैल्पी का, तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो उसका सिंबल होता है डेल्टा बॉन्ड H। The chemical reactions involve the breaking or the making of chemical bonds, and energy is required to break a bond, and energy is released when the bond is formed. It is possible the relate heat of reaction to change in energy associated with breaking and making of chemical bonds, which reference to the enthalpy changes associated with chemical bonds। तो जनरली 2 टर्म्स इस फील्ड में यूज की जाती है। एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और दूसरी होती है मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ये हमें याद रखना है यहाँ पे। चलिए इसके बाद में हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बॉर्न हेबर साइकिल। तो बॉर्न हेबर साइकिल क्या है इसको हम देख लेते हैं।
तो अब यहाँ पे हम लेट अस नाउ कैलकुलेट द लेटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। अब इसमें कौन कौन सी स्टेप्स आती है? तो पहली स्टेप में Na जो होगा वो क्या होगा? सॉलिड। वो किस में परिवर्तित होगा? Na गैस में। तो यहाँ होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन, तो सब्लिमेशन होगा सॉलिड से इसमें। सब्लिमेशन H इज इक्वल टू 108.4 किलो जूल पर मोल। दूसरा Na गैस में से वो किस में परिवर्तित होगा? Na प्लस में, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ होने वाला डेल्टा F H इज इक्वल टू 496 किलो जूल पर मोल। तीसरी स्टेप होती है 1/2 Cl2 गैस टू Cl गैस। ये डिसोसिएशन ऑफ एंथैल्पी है। चलिए, तो इसमें हम देखें तो होने वाला एनर्जी परिवर्तन जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो बॉन्ड बनता है यहाँ पे, तो इसका एंथैल्पी परिवर्तन होता है डेल्टा 1/2 डेल्टा बॉन्ड H इज इक्वल टू 1 किलो जूल पर मोल। और फोर्थ रिएक्शन और होती है जिसमें Cl गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl गैस। तो Cl माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl गैस है वो किस में परिवर्तित होता है? Cl माइनस में। तो ये Na प्लस और ये Cl माइनस मिलकर के क्या बनाते हैं? NaCl। तो यहाँ होने वाला एनर्जी परिवर्तन डेल्टा Eg H इज इक्वल टू -348.6 किलो जूल पर मोल होता है। तो इन सभी स्टेप्स का जो एनर्जी परिवर्तन है उसको हम जोड़ लेते हैं, तो वो क्या बताता है हमें? उसकी कुल एनर्जी शो करता है। तो इन सभी एनर्जीज को हमको जोड़ना है। तो ये क्या बताएगी? NaCl का फॉर्मेशन बताती है। और 5th स्टेप में क्या होता है हमारा? Na प्लस Cl माइनस गिव्स NaCl फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो टोटल एंथैल्पी चेंज राउंड साइकिल इज 0। तो इन सभी का क्या होगा? 0 आएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको इसके लिए। तो इस डायग्राम में देखिए आप, ये NaCl सॉलिड बना है। तो ये कैसे बना है? तो इसके लिए सबसे पहले Na सॉलिड था हमारा, तो Na सॉलिड क्या बनाता है? Na गैस। Na गैस के बाद में वो किस में परिवर्तित होता है? Na प्लस गैस। तो Na प्लस आयन बन गया। अब Na प्लस आयन और Cl गैस, तो Cl गैस, तो पर Cl कौन सा है? माइनस आयन। तो ये माइनस आयन, तो Cl माइनस आयन और Na प्लस आयन मिलकर के क्या बनाते हैं? NaCl। तो इसमें मैंने जो डिफरेंट वैल्यूज देखी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं स्टेप की, ये लिख दी। और इन सभी का हम जोड़ करके देखते हैं तो ये क्या आएगा? इसकी टोटल एंथैल्पी परिवर्तन बताता है। तो इस तरह इसको हम क्या बोलते हैं? बॉर्न हेबर साइकिल बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ पे आपका ये बॉर्न हेबर साइकिल जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हमारा एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, ये 2 टॉपिक बचते हैं इस चैप्टर के, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारे। तो यहाँ पे आपका ये बॉर्न हेबर साइकिल मैंने कंप्लीट कर दिया है। और यदि हम इसकी वैल्यूज़ को जोड़ते हैं तो ये वैल्यूज़ क्या आएगी ये भी हम देख ही लेते हैं साथ में। तो बॉर्न हेबर साइकिल की टोटल जो वैल्यूज़ हैं उसको डेल्टा H
सॉरी डेल्टा लेटिस H इज इक्वल टू 411.2, फिर 108.4 जो मैंने इसमें लिखी थी वो, प्लस 121 प्लस 496 माइनस 348.6। तो डेल्टा लेटिस H इज इक्वल टू प्लस साइन में आएगी 788 किलो जूल। किसके लिए आई है ये? NaCl के लिए आई है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड किस में से बनाई है? Na प्लस एंड Cl माइनस, और दोनों की स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया है हमारा। तो आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं।